नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अगला सीरीज लेकर के आया हूं और औसत चैप्टर है। चैप्टर का टाइप 1 हम लोग करेंगे और यह आपके लिए पहला वीडियो है। औसत चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा दूं कि औसत होता क्या है। देखिए, औसत का मतलब होता है अगर दो या दो से अधिक चीज़ों की बात हो रही है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो औसत का मतलब होता है कि सब में बराबर बराबर वितरित करना, बांटना। क्लियर है? इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि ये बीच वाला औसत होता है। बीच का रास्ता का मतलब सब में बराबर बराबर होना। इतना सबको आता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बस इतना याद रखिएगा औसत का कि जब भी औसत हम निकालते हैं तो औसत हमेशा कुल योग बटे कुल संख्या होता है। क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। ये याद रखना है आपको, बस इसी से सारा सवाल लगेगा। बीच बीच में मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है। अब देखिए, सवाल क्या दे सकता है। सवाल में आपको औसत दे सकता है, संख्या दे सकता है, योग निकालने को दे सकता है। ठीक है, तो जब योग पूछेगा तो आप क्या करेंगे? योग बराबर कहेंगे औसत गुणित संख्या, मतलब कुल संख्या। और जब संख्या पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं? इसी से सब कुछ आप कर सकते हैं। संख्या बराबर योग बटे औसत। बात समझ में आ रही है? ये कर सकते हैं आप। मतलब आपका ये जो बेसिक फार्मूला है, यही क्या है? बेस है आपका। ठीक है, अब हम लोग सवाल को करते हैं। सवाल को करने के लिए एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पेंचों की औसत संख्या क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक दिया है। ठीक है ना? जनवरी में 200, फरवरी में 300, मार्च में 250, 250, 250, 250 दिया है। तो एवरेज पूछ रहा है। तो अभी हमने क्या बताया कि कुल योग बटे कुल संख्या, तो 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 जोड़ लेंगे। फिर संख्या देखिए कितने 6 महीना दिया है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे। अब तो ये सीख गए आप। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, पहला सवाल है तो 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, 4 पर लिख दिया। टोटल संख्या कितने? 6। अब जोड़कर मेरे भाई भाग देने आपको आता है, हो जाएगा आंसर। देखिए, मैं कैसे लगाता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपको भी ऐसे ही लगाना है। हमको देखना क्या है कि एक किसी को 20 मान लीजिए, किसी एक को 20 मान लीजिए। 20 मानने का मतलब आप देखिए कि ज़्यादातर 250 है ना? तो बस 250 को 20 मान लीजिए। अब इन दोनों को 250 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये 250 से 50 अधिक, ये 250 से 50 कम है, मतलब इन दोनों का भी 250 है। 500 का एवरेज कितना है? 250 है ना? मतलब कुल मिला जुला कर ये सभी 250 ही हैं, इनका एवरेज 250 हो गया। देख के ही आंसर लगा देंगे, ऑप्शन सी। बात समझ में आया? यह तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच की। देखते ही सवाल लगा देंगे कि ज़्यादातर 250 है तो इन दोनों को भी 250 में बदल दीजिए। तो 500 का एवरेज बटे 2 करेंगे तो 250 आएगा, मतलब कुल मिला जुला करके इसका एवरेज 250 होगा। बेहद आसान सवाल था पहला सवाल। देखिए, ये सब टाइप नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया है। कुछ सवाल टाइपिंग किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक उसी तरीके का है कि एक दुकानदार बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज करता है। क्वार्टर मान लें 3 महीना। ठीक है ना? देखिए, पहले में 200, दूसरे में 100, तीसरे में 350, चौथे में 550। तो औसत बिक्री प्रति तिमाही पूछ रहा था। अब औसत निकाल देंगे। ये देखिए, अभी ऐसा नंबर के जोड़ने में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्यों? देखिए, 5.5 और 3.5, 6 4 10 हो गया। हमने 6 4 10 कैसे किया? ये 50 इसमें ले लिया। समझ में आया? 10 3 13। अब देखिए, ये औसत बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? औसत को देखिए x0 से दिखाते हैं, मैं बार बार x0 लिख दिया करूँगा, आप समझ जाइएगा। कितना जुड़े थे हम लोग?
5 4 9, 900, 9 3 1200, 1300 में जोड़ दिया था क्या? देख लीजिएगा कहीं मैं गलती तो नहीं न कर रहा हूँ। अब इसमें कितना से भाग देना है? 4 से। देखिए मेरे भाई 1 2 3 4, कुल 4 क्वार्टर है ना, तो इसको जब भाग देंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 300। तो अब ये क्या लगाने की ज़रूरत है क्या कि 300? नहीं लगाने की ज़रूरत है, आप तुरंत जोड़ लेंगे कि 50 से मिला 6 3 9 3 12, 12 4 से भाग 300। क्लियर है? और जो तरीका बताए हो अभी, 300 को अगर बेस मानेंगे, चाहे 200 को भी बेस मानेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 फुटबॉल टीम ए और बी एक टूर्नामेंट खेले हैं, 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित हैं। देखिए टीम ए यहाँ पर 2 प्राप्त करती है, मतलब 2 गोल करती है, और टीम बी 3 गोल प्राप्त करती है पहला खेल में, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे में 1, ये कुछ नहीं करता है। तो आप सवाल तो पढ़ लिए, 3 में 0 1, 4 में 4 5, मतलब टीम ए 4 करती है और टीम बी 5। इस तरीके से पूछ रहा है कि औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या भ्रम पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि भ्रम पैदा कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़िए, टीम ए और बी का औसत अंक बराबर है। क्या हमें देख करके औसत अंक बराबर लग रहा है क्या? क्या हमें यह भ्रम पैदा हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी टीमें हैं भाई? कितने खेले हैं? 6। टीमें कितने हैं? 2। इनका औसत 3 3 6 6 12। अब देखिए योग हो गया 12, 3 4 5 9 3 12, दोनों का योग बराबर है ना। जब दोनों का योग बराबर है तो औसत भी सेम आएगा। तो एक तो भ्रम ये हो जाएगा कि टीम ए और बी का औसत अंक बराबर है, ठीक है। दूसरा कह रहा है टीम ए का औसत अंक बी की तुलना में अधिक है। कहाँ अधिक है? ये भ्रम कहाँ से होगा? क्लियर है ना। टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। देखिए टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है, ये कह रहा है तीसरा में कि ये हमें भ्रम हो सकता है कि टीम ए का टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। तो क्या औसत अंक कम है क्या? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि औसत अंक तो दोनों का बराबर है, क्योंकि दोनों का योग ही बराबर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। टीम बी का औसत अंक ए की तुलना में अधिक है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का योग बराबर है। जब योग बराबर है तो हमें यही भ्रम होगा कि औसत अंक बराबर होगा। चाहे भ्रम पालिए या फिर एकदम कंठस्थ हो जाइए कि ये बराबर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए कभी कभी थ्योरी बेस्ड भी सवाल आपको दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है। अब देखिए मेरे भाई औसत का सूत्र क्या पढ़े हैं? अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, औसत बराबर ये लिख दिया, कुल योग क्या लिखेंगे आप? तो 29.75 प्लस 18.25 प्लस n, ये 3 संख्या है ना, प्लस n, योग कितना हो गया मेरे भाई? जोड़ेंगे और संख्या कितनी है? 3 संख्या है। क्लियर है? तो अब बताइए इस x नॉट मतलब औसत का वैल्यू तो 23 दिया है ना, 23 बराबर 29, और इसको जोड़ेंगे तो 25 और 75 एक हो जाएगा, 19 और 29 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 49। 19 और 29 कितना हो जाएगा? तो हम कहते हैं 49 हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा, गुणते 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 23 3 69 होता है, ये 49 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, n का मान आराम से आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 20 60, मतलब कि 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हमने कर दिया? ये देखिए 49 नहीं होगा, ये हो जाएगा 19 दूनी 48 होगा, ठीक है, जोड़ने में गलती हो गया था। तो क्या जवाब आपका हो जाएगा? ये तो हो गया, इसको काट के 19 लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बेसिक अप्रोच तो यही है और यही करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताता हूँ, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको तो कोई भी बच्चा भी लगा लेगा, क्योंकि जो समझ गया है कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखिए हमें करना क्या है, औसत क्या है मेरे भाई? 23 है, मतलब यह कह रहा है कि जो पहली संख्या है 29.75, दूसरी संख्या 18.
2 5 और तीसरी संख्या n जो है, ये तीनों आपस में क्या है 23 है। औसत का मतलब यही है, ठीक है ना, समझिएगा बात को। तो इसका मतलब बस यही देख लेना कि ये औसत से कितना कम है, ये औसत से कितना अधिक है। मतलब किसी को 23 बनाइए, जैसे 29 को 23 बनाएंगे तो कितना बच रहा है, तो कहेंगे कि सर 6.75 बच रहा है। एक्स्ट्रा है कि नहीं मेरे भाई, बात समझ में आई। अभी देखिए माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, सिखा रहा हूँ तो सीखिए बस। 29 23 से कितना अधिक है, कहेंगे 6.75 अधिक है सर। उसके बाद में 18 कितना कम है 23 से, तो 18 को 18.25 को 23 बनाने के लिए इसी में से नंबर दे दीजिए ना। देखिए 75 देंगे तो 19 हो जाएगा, और 4 दे देंगे तो 23 हो जाएगा। मतलब 4.75 दे देंगे तो वो 23 हो जाएगा। अभी भी आपके पास 2 बस बचा है, 2.0 मतलब 2 बचा है। इतना ही बचा है कि नहीं बचा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए हमने यहाँ पर हल किया है तो आंसर भी दे दिया है, यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि आप बताइए 23 बनाने के लिए 2 हमको और चाहिए, तो 23 बनाने के लिए 2 में 21 और चाहिए ना, आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर मैंने गलत घटा दिया है 19 की वजह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो आपके पास जो है 21 आएगा आंसर, ठीक है। ये दूसरा तीसरा सवाल था, इसमें ऐसा लफड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में देखिए थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो समझाने में, तो उससे टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन जोड़ घटा गुणा भाग तो अब तो आपको आता होगा। मैं ये तरीका सिखा रहा था दूसरा कि कैसे करते हैं। अगर आपका जोड़ घटाव स्पीड से हो गया ना, तो तुरंत ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इस कैलकुलेशन में मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन इससे क्या हुआ कि सही सही आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। जब औसत आए तीसरी संख्या का पूछे तो यह तरीका जरूर अपनाइएगा, और बाकी तो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं का औसत एक्स वाई है। देखिए तो अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये एक्स वाई क्या है, 2 संख्याओं का औसत है। औसत बराबर कुल योग होता है ना, कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए यदि एक की संख्या x है तो एक संख्या तो x है ही है मेरे पास, कुल योग एक संख्या हमको कुछ नहीं पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक संख्या हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो औसत यही निकलता है ना, यही सूत्र लिखा हूँ कि नहीं। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, 2 ही संख्या है। तो अब आप बताइए मेरे भाई 2xy बराबर x प्लस क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट इसमें। तो ये दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो अब क्या कर देंगे, दूसरी संख्या बराबर 2xy माइनस x, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2xy माइनस x इज राइट आंसर। सवाल में कोई दिक्कत तो था नहीं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ y क्यों नहीं माना, क्योंकि ये पहले ही y दे दिया था। यहाँ पर x और y की जगह कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। a b c d इसकी जगह कुछ मानिए, हम इसे भी क्वेश्चन मार्क मान लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल को। 4 संख्याएं a b c d इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। अब देखिए इस 16 का मतलब मैं बार बार अभी लिख रहा हूँ, पहला वीडियो है तो आगे फिर ये सब नहीं करूँगा। मतलब 16 ये भी है, 16 ये भी है, 16 ये भी है, ये भी है। औसत का मतलब हमने कहा ना बराबर बराबर वितरित होना, ठीक है मेरे भाई। तो ये माइंड में रहना चाहिए। अब तो बाकी तो सवाल आपको आता ही है। अब कह रहा है ए और बी का औसत कितना है 9.5, तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अब सवाल में दिया है कि ये 9.5 क्या है मेरे भाई, ए भी है, 9.5 बी भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो 16 से यह कितना कम हो गया, 6.5। बोलिए हाँ, 16 से ये भी 6.5 कम हो गया। तो पूछ रहा है सी और डी का कितना होगा, तो मेरे भैया इस 16 से 6.5 अधिक हो जाएगा, 16 6 22.5। ये देखिए कितना टाइम लगेगा, क्या सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम कह रहे हैं कि सबका तो कन्फर्म है कि 16 16 है, और जब ये 16 से कम है तो मतलब 16 से तो कोई ज़्यादा होगा तभी ना एवरेज मिला करके होगा। एक तरीका तो ये है कि कलम नहीं उठाना पड़ेगा, उड़ा देंगे। दूसरा तरीका आपको पता है, कुल योग बटे कुल संख्या औसत, तो औसत दिया है 16, ठीक है ना। योगफल निकालने के लिए 4 संख्या तो 4 से गुणा कर दिए, ये हो जाएगा योगफल। योगफल मतलब ए बी सी सबका, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बेसिक अप्रोच। तो मतलब कुल का योग कितना हो गया मेरे भाई 64।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए दूसरा क्या है, सी और डी का औसत कितना दिया है, तो सी और डी का योगफल निकाल लेंगे तो 9.5 गुणे 2। 9.5 क्यों किया हमने, क्योंकि 9.5 औसत दिया है, योगफल के लिए 2 से गुणा करते हैं, पहले ही बताया था। तो 9 दूनी 18 19 हो गया। तो ए प्लस बी का जब निकालना होगा हमको, तो मेरे भाई सी माइनस डी माइनस करेंगे इसमें से तब ना होगा। 19 माइनस करेंगे, बताइए कितना होगा, 9 5 14 और 4 45 होगा ना। अब a प्लस बी का योग कितना हो गया, आप कहेंगे 45, तो दो संख्या है ना, 2 से भाग देंगे तो एवरेज हो जाएगा। तो 45/2 बराबर 22.5। यही आंसर आया कि नहीं। तो ये हल करने का तरीका है, मैंने हल भी कर दिया आपके लिए। और क्या किया कि वो बेसिक जो एक कंसेप्ट होना चाहिए, मैंने उस कंसेप्ट को भी आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आया होगा और धीरे धीरे आप में मैं डेवलप करता चला जाऊंगा कैसे हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जन्मलीन को 4 परीक्षाओं में से औसतन 80 अंक चाहिए। ठीक है ना। देखिए कितनी प्रतियोगिता है, 4 परीक्षा है, 1 2 3 और 4 परीक्षा है, सब में 80 चाहिए। ये लिख रहा हूँ इसलिए कि भी शुरुआत है, आपको सिखाना है, आपके माइंड में होना चाहिए सबको 80 चाहिए। अब देख कह रहा है पहले 3 परीक्षाओं में 81 77 73, लिखने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है जीतने के लिए चौथे परीक्षा में कितना चाहिए, मेरे भैया ये एक अधिक है ना, यहाँ पर 3 कम है ना, और यहाँ पर 3 अधिक है, मतलब 3 से 3 खत्म, ये 1 चाहिए ना, तो 80 में 1 जोड़ दीजिए 81, यही अंक चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब मैं ही कहीं ना कहीं गलती कर दिया हूँ। ओहो गलती कर दिया हूँ, गलती क्या किया हूँ, जल्दी जल्दी सिखाने के चक्कर में। ये देखिए 80 है, 80 से 1 अधिक है मेरे भैया, और ये 3 कम है, और ये 73 है ना, तो 73 है तो 7 कम है, मैंने 3 प्लस कर दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -10 हो गया, यहाँ पर +1, अंतर कितना आ रहा है, कहेंगे कि -9 सर, मतलब 80 में 9 कम है, इसका मतलब 89। ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कहेंगे कि बेसिक अप्रोच से आप कर सकते हैं। 4 का योगफल कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है, अब 320 में इन तीनों को जोड़ के घटा दीजिए, आ जाएगा। देखिए 7 3 10 1 11, 7 7 14 14 8 22 1 23, अब 9 8 आंसर। ठीक है ना। दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपको बेस्ट लगे वही फॉलो कीजिएगा। बेसिक अप्रोच भी बेस्ट होता है, बेसिक को भूलना नहीं है, लेकिन जब बेसिक आपको आ जाएगा तो आप खटाखट करने लगेंगे। ठीक है, देखिए कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए के सामान 4600 5600 4800 3800 और 6000 खर्च करता है। ठीक है, किराने के सामान पर, किराया हम नहीं ना पढ़े होंगे। अब देखिए किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसतन खर्च 4500 है। मतलब अब नहीं लिख रहा हूँ, 6 महीना 4500 के हिसाब से खर्चा हो रहा है। कह रहा है कि 4500 रुपये खर्च करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। देखिए मेरे भाई, तो 4500 से कितना अधिक है, 100, 4500 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 11, 1200 का अंतर आया ना। 4500 से कितना अधिक है, 3, तो 12 3 1500 का अंतर आया। अब देखिए 1500 हमारे पास प्लस में है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर 4500 से कितना कम है, तो कहेंगे सर 7 कम है, तो ये -700 है। और ये 4500 से कितना अधिक है, कहेंगे सर ये 1500 अधिक है। बात समझ में आ रही है क्या। देखिए 100 यहाँ से मिल गया अधिक, 11 यहाँ से 1200, 3 1500, ये भी 15 ही है, 16 की तरह मत समझ लीजिएगा, 1500। हम 3000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए, और ये 700 माइनस मतलब 2300 रुपया एक्स्ट्रा हो गया ना। 4500 के लिए कितना कमी है अभी, 2200, बस यही हो गया आंसर। अब देखिए बेसिक अप्रोच से आप लगाइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अप्रोच आपको बेस्ट मज़ा आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, औसत पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो आप बेसिक अप्रोच क्या करते, योगफल निकालते 4500 गुणते 6, फिर आप क्या करते, बराबर यक्स, हमको पता है कि हम छठवां महीना में यक्स खर्चा करता पड़ता, बाकी सबको जोड़ देते। अब जोड़ने के बाद इसमें से जब आप माइनस करते तो आंसर आ जाता। जो अच्छा लगे वो फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे भैया ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क, वो वही सवाल है।
ऑप्शन ए यहाँ रख दिया हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, हूबहू वही है। छठे महीने में उसके पास बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपये की औसत बिक्री हो जाए। तो आगे बढ़ता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपका ये दूसरा अप्रोच अच्छा है। ठीक है, देखिए कह रहा है सवाल, एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 है, एक्स के अंक क्या हैं, ये सवाल है। कथन देखिए क्या दिया है, हमें इसमें से ये चूज करना। देखिए रीजनिंग टाइप है, ठीक है ना, ये निर्णय लेना है ये कौन सा कथन पर्याप्त है। अब देखिए इसमें हमको दे दिया है कि एक्स वाई और जेड का औसत अंक 180 है और पूछ रहा है एक्स का अंक क्या है। तो एक तो ये है, अब इसको निकालना है किसके सहारे, इसके सहारे कि इसके सहारे। अब देखिए एक्स वाई और जेड मिलकर 50 अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्स और जेड मिलकर, ये जेड है 2 लिखा गया है, जेड मिलकर 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो देखिए मेरे भाई ये तीनों का योग क्या हो जाएगा, 18 तियाँ 54, कहेंगे 540 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब आपको जब पहला स्टेटमेंट कर है वाई और जेड का मिलकर कितना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, ये 540 है, वाई जेड का वैल्यू दिया है, वाई जेड का वैल्यू कितना दिया है, 50 अंक प्राप्त करते हैं मिलकर के। 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 490। मतलब इसके सहारे हम आंसर एक्स का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी दूसरा चेक करना है ना। दूसरा कह रहा है एक्स और जेड मिलकर के 60 अंक प्राप्त करते हैं, तो हमें तो लगता है कि इसका तो कोई काफ़ी है ही नहीं, एक्स जेड से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वाई जेड ही चाहिए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, एक अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आई? अगर यही सवाल मैं दे देता, पहला ये लाइन दे देता, दूसरा लाइन ये वाला दे देता, तो क्या आप x का वैल्यू निकाल पाते? क्या कभी नहीं निकाल पाते। आपको ये वाला चाहिए ही, जिसका पूछेगा, ठीक है ना, उसका निकालने के लिए हमें अन्य 2 की आवश्यकता होगी। अन्य 2 क्या है, x और y और z है। समझ में आया सवाल? अगर ये सवाल नहीं समझ में आएगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया तो भी आप कमेंट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 36 रुपये के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः 1 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये और 2 रुपये 25 पैसे प्रति आम की दर से खरीदे। तदनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना था। ये औसत मूल्य पूछा है कि कितना में वो खरीदा था। तो पहली बात तो हमें जितने तरीके के आम हैं, देखिए 1 रुपये, 1.5 रुपये, ये कुल मिला के 5 तरीके के आम हैं, तो हमें सबका मूल्य निकाल लेना है, हमें सबका कितना खर्च हुआ सभी प्रकार के आमों पर। देखिए 36 रुपया में हम लोग कितने आम लिए हैं, 1 रुपये वाला आम कहेंगे तो सर 36 आम ले लेंगे, ठीक है। प्लस आप बताइए अगर 36 रुपये में ख़रीदने जाएंगे तो 1.5 रुपये वाला कितना आम आएगा, तो 1.5 से भाग देंगे। ऐसे ही 36 रुपये वाला आम अगर आप 1 रुपये 80 पैसा में लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि इतना में 20 आम आएगा। वैसे ही 36 रुपये में 2 रुपये वाला आम लेंगे तो कितना मिलेगा, उसी तरीके से 36 रुपये में अगर 2 रुपया 25 पैसा वाला लेंगे तो कितना होगा। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको मुँह ज़बानी भी आ जाएगा तो हो जाएगा। देखिए पहले का 36 रुपये लग जाएगा, दूसरे में 24 रुपये लग जाएगा, तीसरे में 18 दूनी 36 20 रुपये लग जाएगा, चौथे में 18 रुपये लग जाएगा और वहीं इसमें 16 रुपये लग जाएगा। ठीक है, मतलब कुल आपका कितना खर्चा हो गया, तो 36 24 कितना हो गया 60, 60 20 80, 80 10 90 8 98, 108 6 14, 114 रुपये आपने खर्च कर दिया। ठीक है ना, इतना रुपया आपका क्या हो गया, खर्च हो गया है। अब पूछ रहा है कि औसत मूल्य क्या है। तो बताइए मेरे भाई, आपने 5 प्रकार के आम खरीदे हैं तो आम कुल कितने खरीद लिए, तो आप कहेंगे सर कुल आम जो है हमारे पास तो 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, सब में हमने 36 रुपया लगाया है, मतलब हमने कुल आम के खर्च में कितना रुपया लगा दिया। तो आपने कहा नहीं कुल कितने आम हुए, तो आपने कहा कि 36 पंजे 180। ठीक है, अब कहेंगे औसत मूल्य।
औसत मूल्य जब निकालना होगा तो हमने क्या सिखाया है आपको, कुल योग बटे कुल संख्या, है ना। मतलब हमारे पास 180 आम है और 114 रुपये का खरीदा हूँ, तो मतलब ये औसत मूल्य का मतलब यहाँ पर एक आम का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 180 में 114 से जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, ऐसे चाहे तो ऐसे काट सकते हैं कि ये 90 बार में कट जाएगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, 57 बार में, ठीक है। तो एक बार में तो जाना ही जाना है, फिर 43 क्या हो 33 बचेगा, 330 होगा, 5 5 25 1.5 से ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य दे औसत दे, बात एक ही है, 12 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों से 8 घटा दिया जाए तो नया अंकगणितीय माध्य क्या होगा। अब देखिए ना क्या है, कुल मिला के 16 प्रेक्षण हैं और इनका माध्य 12 है, मतलब 16 12 12 12 12 हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 प्रेक्षण ऐसे हैं जिसमें से हमने 8 घटा दिया, मतलब कुल हमने कितना घटा दिया, तो कहेंगे कि 48 घटा दिया। जब 48 घटा दिया मेरे भाई, तो एवरेज पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। उन 16 में से 48 घट गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब में से कुछ न कुछ घटा होगा। तो हमें औसत कितना घटा, तो हम क्या कर देंगे, इसी 16 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि औसत हमने 3 घटा दिया है, सब में 3 3 घट गया। इसका मतलब जो माध्य 12 था, अब नया माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 3 नहीं 9 हो जाएगा, 3 घटा करके। क्लियर है, क्योंकि 48 घट गया। अब देखिए हल करने का तरीका एक और है कि बेसिक है कि 16 गुणते 12 करेंगे, ये योग आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 गुणते 8 किए, ये भी योग आ गया। फिर आपस में इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आएगा उसको 16 से भाग करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास अगर ये कंसेप्ट तैयार है तो यही तुरंत लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि A11 23 17 का औसत 15 है, तो AB 12 और 25 का औसत 16 है, तो A/B का मान, ये जो का है यहाँ पर है, का मान पूछा है। बस ये समझ लीजिए कि इतना बराबर क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि A11 15 और 17 का औसत 15 दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कुल योग बट्टे कुल संख्या से भी निकाल सकते हो, बेसिक अप्रोच है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि आप कैसे निकालिए, कि देखिए जब औसत 15 है तो मेरे भाई कहने का मतलब जानते हैं क्या, ये A भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और 17 भी 15 है। औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना। तो देखिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि A11 23 और 17, ये 15 का 15 पूरा कम है, ये 15 से कितना कम है, तो कहेंगे 4। ये 15 से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 8 अधिक है, ठीक है। और ये 15 से कितना अधिक है, तो 2, ठीक है। अब देखिए भाई 15 4 19 हो गया, 8 2 10, मतलब -9 की कमी है ना। इसका मतलब मेरे भाई A का वैल्यू हो गया 9। बात समझ में आ रहा है, A बराबर हमने क्या पाया, 9। कोई दिक्कत। अब देखिए कह रहा है AB 12 और 25 का औसत कह रहा है कि 16 है। क्लियर है ना, इनका औसत कह रहा है 16, इनका औसत कह रहा था 15 है। क्लियर मेरे भाई। तो A का वैल्यू तो आपको 9 पता हो गया है। अब 16 से ये कितना कम है, तो कहेंगे सर 7 कम है। B तो 16 का 16 कम है, E कितना कम है, 4। I कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि +9, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये देखिए, अगर 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा, -7, तो 7 7 14, 14 4 18, मतलब B का वैल्यू कितना आ गया, 18। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपका बेसिक अप्रोच वही लगाइएगा, कुल योग बट्टे कुल संख्या। अब A/B का वैल्यू पूछा है, तो A का वैल्यू 9 और B का वैल्यू कितना आ रहा है, 18। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है 1/2, आंसर D। ये बातें समझ में आ रही है क्या कि मैंने कैसे ये कर दिया? देखिए ये अगर अप्रोच लगाएंगे तो आपका सवाल सेकेंडों में उड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप सवाल को हल कर पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 70 का 45% और 110 का
35% का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 70 का पहले जब आप 45% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। अब जिसको 45 का वैल्यू पता होगा तुरंत फ्रैक्शन रख देगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 9 45, 5 दूना 10, 9 7 63/2 एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या है, 110 35/100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ही भाग करते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 8 3/10। क्लियर है, यहाँ पर 2 बचा है, 3 लिखा गया है। अब इन दोनों का जब औसत लेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो किसे कर लेंगे, 62/2 प्लस 385/10। अब इसको भी 10 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में हल कर लीजिएगा। हल तो आता ही है, ठीक है ना, वो आपका आ जाएगा आंसर। एक एक सवाल लगाना अच्छी बात नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर भी ना आए तो कमेंट करिएगा। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई मध्य 2 परिमेय संख्याओं का औसत बताइए। आपके पास 4/7 है, 1/3 है, 2/5 है और 5/7 है। पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे भाई कि छोटे से बड़ा, पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा, तो कंपेयर करने आना चाहिए। तो देखिए कई तरीका है आपस में कंपेयर करने का। एक तो है दशमलव प्रणाली, तो 7 5 35, इसका वैल्यू 0.5 से ऊपर आएगा। ये तो नीचे हर समान है, तो मतलब ये छोटा है, 4/7 और 5/7, मतलब ये छोटा है, ठीक है ना। उसके बाद में 5/7 बड़ा है। अब आप जब देखेंगे तो ये 0.33 का वैल्यू है और ये 5 चौके 20, मतलब इन दोनों में ये छोटा है। बात समझ में आ रहा है। तो 1/3 इससे छोटा, 2/5 यह छोटा है। क्लियर है, ये 4 आया। अब ये देखिए 0.5 के ऊपर आ रहा है और ये 7 के ऊपर। तो ये हो गया आरोही क्रम, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, ये मैं अनुपात समानुपात में पढ़ा दिया हूँ कैसे करते हैं कंपेयर। जब भिन्न पढ़ेंगे तो भी बताऊँगा। अब इसमें मध्य की 2 तो यही है, अब इनका औसत आपको लेना है। तो औसत लेंगे कैसे, इन दोनों का योग। तो अब डायरेक्ट मैं करता हूँ, 7 दूनी 14, 5 चौके 20, 14 और 20 कितना हो गया, 34/35। बात समझ में आया, योगफल इतना हो गया, जोड़ आता है ना। अब इसमें हम 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर औसत आ जाएगा। जब औसत आएगा तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 बचेगा ना, 17/35, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मेरे समझाने में दिक्कत हो तो कमेंट किया कीजिए। बेहद आसान प्रश्न था, जो भी बनाना था आपको आरोही क्रम में बनाना था, और मुझे लगता है कि आरोही क्रम में तो आपको बनाने आता ही है, ऐसा तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। 5 लोगों के समूह में, ये कौन सा नंबर आ गया है हमारे पास, 16 नंबर। हाँ ठीक है, क्रम ही देख रहा था। अब देखिए कह रहा है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 का औसत आयु 9:7 है। ये देखिए पहले 3 का है, पहले 3 का 9 है भाई, बाद में 2 का 7 है, मतलब कुल 5 लोगों का है। क्लियर है, दिमाग में रखिएगा। यदि उनकी आयु का अंतर 12 है, यहाँ पर अंतर कितना है मेरे भाई, आपके अनुसार 2 है, लेकिन सवाल में दिया है कितना, 12। तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकल गया 6। ठीक है, तो पहले 3 का योग कितना हो जाएगा, जब औसत 9 है तो पहले 3 का योग हो जाएगा 9 6 का 54। समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या कर दिया, 9 गुणे 6, ये पहले 3 का योग है, प्रथम 3 का योग। ठीक है, और बाद के 2 का योग, बाद में 2 का योग क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको आ गया होगा कि 7 6 का 42 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना में मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दूसरी अंतिम 2 संख्या ये हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है तो सभी पाँचों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो पाँचों का औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या, अगर 9 6 का 54 प्लस क्या हो जाएगा आपका 42/5। बात सही है, सवाल कहीं छूटा तो नहीं है, जितना हमने किया है, कोई दिक्कत।
अब देखिए हमारे पास योग इतना आ गया और अंतिम दो का योग इतना आ गया। अब देखिए क्या करना है हमको, पूछा है कि सबका औसत क्या है। तो भाई 54 वाले कितने हैं, तो 3 है, प्रथम 3 है। 42 वाले कितने हैं, तो 2 हैं, अंत के 2 हैं। अब हल कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, मतलब 162 प्लस 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 126/5। हो सकता है जोड़ने में, गुणा करने में गलती हो जाए तो उसको मिस्टेक मत माना कीजिए, आप लोग कर लिया कीजिए। 6 2 8, 8 और 1। अगर जब 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाता है, 15। कितना हो गया, 1 1 2 है, 5 5 25, कितना हो जाएगा। जोड़ने में कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, 42 दूनी है, कह दिया ना। गुणा करने में गड़बड़ अगर होगा तो आप उससे मिस्टेक मत मानिए, कर लीजिएगा 84, ठीक है ना। तो 4 और 4 8 हो गया, 4 2 6, पूरा ही पूरा गड़बड़ हो गया यार, मिटा लेता हूँ। 4 2 6 हो गया, 8 6 14 और 1 1 2, 246/5। तो 5 चौक के 20, 5 9 45, 49 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कर पाएंगे ऐसा सवाल। देखिए मोबाइल पर लिखने से व्हाइट बोर्ड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर मुझसे गुणा करने में दिक्कत हो जाता है तो आप पकड़ लिया कीजिए कि यहाँ पर गड़बड़ है और अपने हिसाब से हल कर लिया कीजिए। कभी कभी मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये दोनों टाइपिंग करने में दिक्कत है तो सीधे फ़ोटो ले लिया। वो हम लोगों का उद्देश्य है हल करना, ठीक है। देखिए यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है और A1 बराबर 21 है, ठीक है। एक लाइन ये पढ़ लिया। अब कह रहा है कि A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान बताइए। क्या ये सवाल लगाने लायक है क्या। सवाल को क्या करेंगे, आप उड़ा देंगे। हम तो देखते ही 21 लगा दिए। क्यों लगा दिए, क्योंकि आंसर देख के पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए हल करते हैं। पहली बात तो ये है मेरे भाई, कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, बराबर A2 प्लस A3 प्लस A4। ये दोनों बराबर हैं, औसत बराबर है, इसका मतलब यहाँ 3 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि योगफल भी बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने कर दिया, योगफल भी बराबर है। अब बताइए मेरे भाई, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ले दे करके आपके पास क्या बचेगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा। A1 बराबर A4 बच रहा है, समझ में आ रहा है। तो A1 का वैल्यू कितना दिया है, 21 दिया है, तो A4 का वैल्यू भी क्या हो गया, 21। कोई दिक्कत इस सवाल में, मुझे लगता है कि आसान सवाल था और आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों पर ध्यान में रखिएगा, जब ऐसा सवाल दे कि कॉमन बस देख लीजिए कि यहाँ पर A1 A2 A3 है, यहाँ पर A2 A3 A4 है, तो 2 कॉमन है, दोनों कॉमन को उड़ा दीजिए, बस ये A1 का वैल्यू ही A4 का वैल्यू हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का 2 गुना और तीसरे अंक का आधा है। यहाँ पर देखिए सवाल जो किताब में मिस प्रिंट है, अंकों की जगह क्या होना चाहिए, संख्या। बस आप ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संख्या और अंकों में अंतर होता है। एक एग्जाम्पल जो देता हूँ, ये क्या है, 12 एक संख्या है, जबकि 2 एक अंक है, 1 एक अंक है। समझ में आया ना। तो संख्या और अंक में अंतर होता है। ऐसा हो सकता है कि संख्या अंक हो सकता है, ठीक ना। जैसे एक संख्या भी है और एक अंक भी है, 2 संख्या भी है, एक अंक भी है, लेकिन 15 अंक नहीं, केवल संख्या है। बात समझ में आई। तो ये अंतर आपको समझते रहना है। तो इसे सवाल में दिया है अंक, लेकिन अंक नहीं है, संख्या है, ठीक है। तो 3 संख्या है, हम तो ले लेते हैं 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। बस दिमाग में इतना रखिए। कह रहा है कि पहला अंक मतलब पहला संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है। ये पहला दूसरे का 2 गुना है, ये x है तो 2x है, क्लियर है। कह रहा है और तीसरे का आधा है। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा शुरू से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि पहला दूसरे का 2 गुना है और तीसरे का आधा है। तो तीसरे को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। तीसरे का ये आधा है, तीसरे का क्या है, आधा है। पहला क्या है, आधा है, तो x/2। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है पहला इस दूसरे का 2 गुना है, ये 2 गुना है किसका, इसका, मतलब ये इसका आधा है, x/4। बात समझ में आया। तो अब जब इसको
एलसीएम लेकर के इनका खुद का रेशियो जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। बात समझ में आया? पहले से ही हम चाहते तो मान लेते बड़ी संख्या। देखिए तीसरे का ये आधा है और दूसरे का 2 गुना है ना। तो इस तरीके से अब हो गया। अब कह रहा है कि तीनों का औसत 56 है। तीनों का औसत 56 है तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर बताइए। देखिए भाई, तो जब औसत 56 है तो योगफल कितना हो जाएगा, तो हम यहीं पर जोड़ देते हैं। योगफल बराबर 56 गुणे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का है ना। कुल योग बटे कुल संख्या, यहाँ पर 3 लिखते बटे, तो वहाँ पर क्या हमने लिख दिया, गुणते 3। अब बताइए 2 3 4 7x बराबर 56 गुणे 3 है। 7 वाटे कितना होता है 56, तो x का वैल्यू तो 24 आ गया, है ना। अब पूछा क्या है कि अंतर बताइए, किसका किसका अंतर, पहले और तीसरे का। पहले और तीसरे में अंतर कितने का है, 2x का है। तो 2x बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 24, तो 24 दूनी 48। सवाल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आज हम एक वीडियो कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर अब एक जैसा सवाल आएगा तो उसमें हम लोग छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।